हम आरटीए फाइल करेगा, फिर धमकी देगा कि आप काम देगा तो हम आरटीए विड्रॉ करेगा। और नॉर्थ ईस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन करके आ जाता है तो ये इसी एक कॉलोनी का 4-5 लोग। आज हमारा अरुणाचल प्रदेश में कोई भी बाहर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बड़ा कारखाना लगाने के लिए क्यों नहीं आता है? प्रेशर इतना आता है आपका रिलेटिव फैमिली से कि आप अभी चीफ इंजीनियर बन गया है, अपना किसी आदमी को किसी तरह से पियोन में डाल दो। गवर्नमेंट का जो पैसा है वो तो पब्लिक के लिए होता है ना, वो सैलरी में देगा तो फिर डेवलपमेंट कैसे करेगा? जो मैं 1 साल के अंदर में अरुणाचल प्रदेश के लिए जो स्कीम करने वाला हूँ, 1 करोड़ का स्कीम लेके आना है, उसका 5% दिल्ली में पेमेंट करना है बोलता है। कमीशन घूस दे करके पीओ को। दुख का बात है कि आपने ही देशवासी नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानता। जो कांग्रेस का जो सरकार चलता था तो यूनियन मिनिस्टर केवल नॉर्थ ईस्ट का नाम से केवल गुवाहाटी तक आता था। गौरव महसूस होता है हमें। आपका ये 4th टर्म है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और 4th टर्म में 3 टर्म कंजिक्यूटिवली आप मिनिस्टर बना है और 2 टर्म तो कैबिनेट मिनिस्टर बना है। ये ऐतिहासिक है हमारे लिए। ये कैबिनेट मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश में कभी नहीं बना है, ये 2 कंजिक्यूटिव टर्म। और वे पहला आप लॉ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश में बना, तो हमें इस बात में बहुत गौरव है। और मोदी जी का जो सोच है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो अरुणाचल का ऊपर, अरुणाचल के विकास का ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के विकास का ऊपर, तो उनको हम सभी अरुणाचलवासी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। किरण जी, आपने आपका पार्लियामेंट्री कैरियर में आपने एक एफिशिएंट एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से अपने को साबित किया है, अपने बलबूत को साबित किया है। इसी कारण आपको मिनिस्ट्री में भी शामिल किया गया है और बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो भी दिया गया है आपको। अभी आपको पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया है। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है। अभी पार्लियामेंट सेशन हो चुका है, उस पर भी आपका परफॉर्मेंस को हम लोग टीवी में देख रहा था कि आप किस तरह ये रूलिंग हो, अपोजिशन हो, उनको मिल के किस तरह से इतना सुंदर से आप जो पार्लियामेंट को संभाला है, ये हमारे लिए भी बहुत गौरव का बात है। अपने देश में इतिहास रचाने वाला, इतिहास इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अरुणाचल का अगर पॉलिटिकल जर्नी का इतिहास हम लोग देखा जाए तो कोई भी पॉलिटिशियन 4 बार एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद के रूप में कोई भी आज तक दोबारा इलेक्ट होके यहाँ से हम लोग भेज नहीं पाया। ये इसमें ही एक इतिहास हो गया। और दूसरा इतिहास ये है कि नॉर्थ ईस्ट से बोलिए या अपना अरुणाचल प्रदेश से स्पेसिफिकली यूनियन कैबिनेट में दर्जा पाना किरण जी ने ही पहला पर्सन है स्टेट से कि यूनियन में जाके कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलना, ये भी एक इतिहास है। और तीसरा भी ये एक इतिहास है कि जब वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो पहली बार बना तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इनके जो काम करने का तजुर्बा, उनका जो काम करने का एक्सपीरियंस, उनका पास में जो मैच्योरिटी है, उसको देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी उनको संभालने के लिए दिया हुआ है। नन अदर देन
मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि हमारा पहले लॉ मिनिस्टर था B.R. अम्बेडकर, जिसने अपने देश के लिए संविधान जिन्होंने बनाया। तो किरण जी वो व्यक्ति है अपने ट्राइबल कम्युनिटी से पूरे देश भर का फर्स्ट अमॉन्ग द ट्राइबल्स टू रिप्रेजेंट एज एन लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो ये भी अपने आप में एक इतिहास है। तो इनका पॉलिटिकल जर्नी के लिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं बोलूँगा। अभी थोड़ा देर पहले अपना ऑनरेबल DCM साहब ने भी बताया और दीपक नबम जी ने भी बताया कि सबसे पहले जो मोदी साहब का जो फर्स्ट गवर्नमेंट में एज एन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसमें उन्होंने एज होम अफेयर्स का मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में उन्होंने संभाला। तो होम मिनिस्ट्री में आप सबको पता है कि पूरे देश भर का जितने भी जो इश्यूज होता है, और अच्छा इश्यूज तो होता नहीं, जितने भी जो मतलब नेगेटिव इशू, जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक इश्यूज, वो सारा चीज़ जो है वो होम मिनिस्ट्री में आता है। तो उस वक्त में यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हुआ करता था मोदी साहब का फर्स्ट गवर्नमेंट में। तो उस वक्त में एस किरण जी MOS के साथ में उनके साथ में अच्छे से सहयोग करते हुए तो बाद में वेरियस डिपार्टमेंट्स उन्होंने संभाला। और ख़ास करके मैं तो मानता हूँ इनको कि जो उन्होंने यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जब संभाला, तो उसमें देखिए कि पूरे देश भर में आज हम लोगों का देश भी इंटरनेशनल लेवल में, चाहे आप कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बोलिए, या चाहे आप एशियन गेम्स के बारे में बोलिए, या चाहे आप ओलंपिक्स के बारे में बोलिए, पहले देश का स्पोर्टिंग में इंटरनेशनल लेवल में क्या रैंकिंग था। और जब से मोदी साहब का सरकार आने के बाद, और उस वक्त में किरण जी एज मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स का जो पोर्टफोलियो संभाला, उसमें किरण जी ने बड़ा रिफॉर्म करते हुए एक्चुअली स्पोर्ट्स का बेनिफिट अपना स्पोर्ट्स का एसोसिएशन और अपना स्पोर्ट्स पर्सन्स, जो एथलीट्स जो लोग होता है स्पोर्ट्स पर्सन, उनको किस प्रकार से सहयोग सरकार के ओर से, केंद्र सरकार की ओर से किस प्रकार से सहयोग करना चाहिए, बहुत बड़ा रिफॉर्म्स करते हुए, और साथ साथ सपोर्टेड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। जो वो एस खेल मंत्री था तो खेलो इंडिया का लॉन्चिंग हुआ, हम फिट तो इंडिया फिट, इस प्रकार से बहुत सारा प्रोग्राम्स पूरे स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक पूरा यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का माध्यम से सभी लोगों को खेल का दुनिया से जुड़ाया, और सभी लोगों को एक अवेयरनेस भी फैलाया कि वी शुड बी हेल्दी, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या कुछ ना कुछ खेल का माध्यम से आपको जोड़ना है। तो इनका टेन्योर में मैं मानता हूँ कि पूरे देश भर में स्पोर्ट्स में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को नया रूप से देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खेलो इंडिया के अंतर्गत में लगभग जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, सभी जगह में कुछ ना कुछ खेलो इंडिया का प्रोजेक्ट जो है कहीं सारा जगह में कंप्लीट भी हो गया, और कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में अभी कंप्लीशन वर्ज में भी है, बनके तैयार हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी खेल का काफ़ी बेनिफिट हम लोगों को मिला है। पिछले लगभग 9-10 वर्षों में अभी अरुणाचल प्रदेश भी खेल के रूप में काफ़ी हम लोग पिछड़े हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में सबसे लोवेस्ट, कंट्री में भी सबसे लोवेस्ट, मगर किरण जी का मदद के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश भी नेशनल लेवल में वी आर रैंकिंग नंबर 16 अभी, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में नंबर 3, और आने वाला दिनों में अभी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और भी अभी हम लोग आगे बढ़ के जाएंगे। आज यहाँ कन्वेंशन सेंटर में आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोग जानेंगे कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कितना इम्पोर्टेंट होता है, और वो भी इस जंक्चर में कि इस बार का मोदी 3.0 में हमारा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ में अभी हम लोग क्योंकि फुल मेजोरिटी हम लोग आ नहीं पाया, कुछ आंकड़े से हम लोग पीछे छूट गया है, तो वहाँ में अभी एक कोalition गवर्नमेंट NDA का रूप में चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। जो भी पार्लियामेंट होता है वहाँ से लेके जितने भी अपोजिशंस के जो लीडर्स हैं, अपोजिशंस के MPs हैं, उनके साथ में भी मीटिंग्स बैठ कर चर्चा करना, हर एक बिल्स के ऊपर में बैठ के उन लोगों को भी समझाना देश के हित में क्या होता है क्या नहीं होता है, उनको भी बैठ के 1 to 1 जाके उनको कंडक्ट करना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि ऐसे जंक्चर में जिनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स देता है वो अपना एक्सपीरियंस और उसका कैपेसिटी को देख के ही दिया जाता है। मोदी साहब का गवर्नमेंट में आज 3 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आज ईटानगर में आया हुआ है। मैं तो सुबह से लेके अभी सबसे पहला तो अपना ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर पावर और अर्बन डेवलपमेंट श्री मनोहर लाल खट्टर जी, वो सुबह आया
पावर का भी मीटिंग हुआ। पावर में जितने भी जो है, पावर इलेक्ट्रिकल, हाइड्रो पावर है, इसके बाद बहुत सारा स्टेजेस है, उस सब का मीटिंग हुआ। सेकेंड मीटिंग फिर अर्बन डेवलपमेंट और म्यूनिसिपैलिटी का भी मीटिंग हुआ। अभी किरण जी का साथ में पीयूष गोयल जी आया हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वो कैरी करता है, इंडस्ट्री रिलेटेड हो गया। तो मैसेजिंग ये है कि देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आज यहाँ में जितने भी जो सीनियर्स आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में पहले एक ऐसे वक्त था कि दिल्ली से यूनियन मिनिस्टर्स का आना वो बहुत ही स्पेशल हुआ करता था, और अरुणाचल में तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। उस वक्त में जो कांग्रेस का जो सरकार चलता था, तो यूनियन मिनिस्टर केवल नॉर्थ ईस्ट का नाम से केवल गुवाहाटी तक आता था। गुवाहाटी तक आके पूरा न्यूज़ चैनल में हेडलाइन हो जाता था, जितने भी जो अखबार है उसमें भी हेडलाइन हो जाता था कि फलाना फलाना यूनियन मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में आया। प्रैक्टिकली आया तो कहाँ तक आया? केवल गुवाहाटी तक आया। अभी आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अब कहाँ असम, कहाँ अरुणाचल प्रदेश, कहाँ नागालैंड, कहाँ त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय। तो अभी का टाइम में देखिए, 2014 के बाद में यूनियन मिनिस्टर्स कितने दफ़ा यहाँ पे अभी विजिट हो रहा है। आप कल्पना कीजिए, ये सब पॉलिटिकली हम लोग पहले कभी नहीं देखा, ऐसे विटनेस भी नहीं किया। 2014 का बाद ही तो ये सब कुछ हुआ, और आज जो भी डेवलपमेंट हो रहा है अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में, यही इसका रिजल्ट है। आज जैसे मैंने कहा कि किरण जी के अलावा 2 यूनियन मिनिस्टर आया हुआ है, तो वो लोग अकेला नहीं आता है, उनके साथ में अपना सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सीएमडी, सारा टीम को लेके वो लोग आते हैं, अपने सब्जेक्ट के ऊपर में डिस्कस करके, इश्यूज क्या है उसको भी एड्रेस करके तब वो दिल्ली चला जाता है। इसी से ही तो ग्रास रूट लेवल में आके जो मीटिंग होता है, तब न जाके ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सो यही एक मोदी जी का एक विजन है कि हमेशा वो कहते हैं कि ये देश तो भी डेवलप होगा जब अपना नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा। इस बार का चुनाव अभी रिसेंटली जो कंप्लीट हुआ है 2024 का, तो मैंने जहाँ जहाँ पब्लिक मीटिंग्स अटेंड किया और जहाँ जहाँ हमारा ग्रुप का साथ में जो वेरियस पॉलिटिकल डेलीगेशंस के साथ में जो मीटिंग हुआ, इंटरेक्शन हुआ, मैंने कहा कि देखो, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस तो आएगा जाएगा, 5 साल में आते रहेगा, वो एक नया बात नहीं है हम लोगों के लिए। मगर मोदी साहब जैसे प्रधानमंत्री जो पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में, अपना ही देशवासी, दुख का बात है कि अपना ही देशवासी नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानता, अपना ही देशवासी अपना अरुणाचल प्रदेश के बारे में नहीं जानता। आज मोदी जी का कारण से पूरे नॉर्थ ईस्ट छाया हुआ है देश भर। सो इतना कहते हुए एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की सभी जनता की ओर से किरण जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको और आपके माध्यम से पूरा अरुणाचल जनता को मेरे तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे अपना अरुणाचल प्रदेश और अपना देश का सेवा करने का मौका मिला है। मेरा ये 4th टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से जनता का प्यार मोहब्बत जितना भी मिला है, मैं ये सोचता हूँ कि जितना भी हम काम करेगा, मेरा तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो कम ही होगा, क्योंकि शुरुआत में जब मैं इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था और मेरे बारे में लोग इतना भी नहीं जानते थे, तब भी जो अरुणाचल का जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मुझे जो सपोर्ट दिया है, मैं मानता हूँ कि बहुत कम लोगों को ऐसा समर्थन, इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है। ये काम करने के लिए ही मुझे लगता है इतना बड़ा आशीर्वाद दिया होगा, वरना आज के ज़माने में इंसान जो है, लेन देन जब तक नहीं होता है या एक दूसरे को जान पहचान नहीं होता है, तब तक फ्री में आशीर्वाद देने के लिए टाइम लगता है। लेकिन मुझे ना कोई जान पहचान, ना कभी मुझे मिला है, देखा है, कभी मेरा नाम भी सुना नहीं, कोई लोग मेरा नाम भी ठीक से बोलने नहीं आता है, वो भी बढ़ चढ़ करके मुझे आशीर्वाद दिया है। इतने सालों से मैंने देखा है, जब इतना लोगों का समर्थन मिलता है तो आदमी का काम करने का तरीका में और आगे बढ़ने का क्षमता है, उसमें एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास
एक्स्ट्रा ताकत आ जाते हैं। इसलिए मेरा जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा, मुझे लगता है कि जनता का प्यार के मुकाबले कम ही रहेगा। सबको काम करना है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीजन। अगर हम अपना ड्यूटी नहीं करेगा तो फिर हम दूसरा को बोलना भी फजूल की बातें हो जाएंगे। जिसका ड्यूटी है सरकार का काम सरकार को करना है, और जो सिविक जो कॉरपोरेशन बॉडीज है उनका अपना काम करना है, एनजीओ का अपना काम करना है, और एक आम नागरिक जो भी हो सबको अपना अपना काम करना है। तो मैंने भी उस समय अपना एमपी का काम किया, लेकिन उस समय मेरा दिल में जो इमोशन था कि पार्लियामेंट में पहुंचा, गुमनाम से दुनिया में हम लोग जी रहे थे। हम लोग इंडिया का हिस्सा है लेकिन कोई पहचानता नहीं। हमारा स्टेट में ना एयरपोर्ट है, सब दुनिया का पास एयरपोर्ट है, दुनिया के पास रेलवे है, अरुणाचल में रेलवे लाइन नहीं है, हमारे पास नेशनल हाईवे नहीं था, हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, कोई एनआईटी, कोई बड़ा सेंटर कुछ भी नहीं था उस जमाने में। टूटा फूटा एसपी टाइप का सिर्फ सीओ ऑफिस, ईएसी ऑफिस, डीसी ऑफिस, उतना में हम लोग जी रहे थे। और कोई भारत सरकार से स्कीम आता है उसको भी चेन वाइज बांटते थे। 2 चेन आप काम करो 10 लाख का, दूसरा चेन 2 चेन आप 4 लोग काम करो, और ऐसे करके किसी को 1 लाख रुपया कमाना भी इतना मुश्किल था। और किसी ने 10 लाख कमा दिया तो वो पूरा एरिया में इतना फेमस हो जाता था कि ये लाखपति है, इसका पास 10 लाख कैश है। तो ऐसा स्थिति में मैं पार्लियामेंट में पहुंचा है कि 1-1 रुपया के लिए तड़पता था हम लोग। और हमारा ऑफिसर लोग दिल्ली जाता है, वो जॉइंट सेक्रेटरी तो बहुत बड़ा हो जाता है, इवन डिप्टी सेक्रेटरी को मिलने के लिए भी कमीशन घूस दे करके पीओ को हाथ में 50 रुपया पकड़ के तब डिप्टी सेक्रेटरी को मिलने का मौका मिलता था। और यहाँ कलेक्शन करता था ऑफिसर लोग। क्यों कलेक्शन करता था? कि 1 करोड़ का स्कीम लेके आना है, उसका 5% दिल्ली में पेमेंट करना है बोलता है। तो जो जिस परिस्थिति में मैंने दिल्ली में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचा है, टोटली डिपेंडेंट, ऐसे लगता है कि हम लोग भीख मांगने जा रहा था दिल्ली में। इस हालत में हम लोग ने देखा है। तो इसको परिस्थिति को बदलना था। बदलने के लिए अपने आप को मजबूत करेगा, अपने आप को मजबूत करेगा तभी तो लोग भी मदद करेगा। कभी भी आप मैं हमसे भी एक्सपीरियंस वाला यहाँ होगा, लेकिन मेरा एक बात आप दिल में लिख के रखिए, कोई भी आदमी, कोई बाहर का आदमी आपका घर संभालने के लिए कभी भी नहीं आएगा। आपका घर में गंदा है, आप खुद को ही सफाई करना होगा। अरुणाचल में अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम हमको ही सॉल्व करना है, बाहर वाला सिर्फ मदद कर सकता है, काम हमको ही करना होगा। कुछ लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट करने गए थे, मेरे पास में आए थे, मैंने उस समय भी कहा अरुणाचल में प्रॉब्लम है वही करो। दिल्ली में आके चिल्लाने से कोई आपको अरुणाचल में जाकर के आपका अरुणाचल को साफ करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। हम खुद को यही बेहतर करना है, बाहर में बदनाम करवाने से कुछ नहीं होगा। मैं लॉ एंड जस्टिस मंत्री रहा है, और हमारा अरुणाचल के लिए हमेशा हमेशा के लिए 3 हाईकोर्ट का जज अभी हमेशा अरुणाचल से रहेगा। तो अभी 3 जज इस वक्त अरुणाचल से, और ये मैंने ऐसे सिस्टम बना के किया कि ये परमानेंट हो गया कि ये 3 जज गुवाहाटी हाईकोर्ट में ये अरुणाचल ही रहेगा। तो इलेक्शन से पहले मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मंत्रालय भी मिला था, मैं अर्थ साइंस मंत्रालय भी संभाला। अभी अरुणाचल में जो बड़ा बड़ा वेदर रीडिंग का स्टेशन अभी सब जो अभी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ये सब हम अर्थ साइंस मंत्रालय में रहते समय करके किया। और कुछ समय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देख रहा था, उसका भी सारा ब्लूप्रिंट, भले मैं अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है लेकिन है कैबिनेट में, हम लोग कैबिनेट ही निर्णय करता है, प्रपोजल मंत्री देता है, मगर उसका पास जो भी है वो कैबिनेट करता है। तो वो सब पूरा आगे आने वाले दिनों में ये अरुणाचल के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में बहुत कुछ यहाँ काम आने वाला है। अब जो मंत्रालय मुझे आज मिला है, ये माइनॉरिटी अफेयर्स जो है, ये हमारे लिए जो भी काम होने वाला है वो कल अभी सीएम साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, कल पार्टी का एक मीटिंग है हमारा, उसके बाद क्योंकि आज हमारे दोनों कलीग्स हैं और पीयूष गोयल साहब को मैंने बोला आप रिव्यू मीटिंग पर आज ले लीजिए। कल मैं अपना डिपार्टमेंट
के साथ मैं यहाँ रिव्यू करूँगा। मैं अभी इसलिए इतना ही बताऊँगा कि जो मैं 1 साल के अंदर में अरुणाचल प्रदेश के लिए जो स्कीम करने वाला हूँ, वो आपको मैं 1 साल बाद पूरा बताऊँगा। तब आपको मालूम होगा कि मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री बनने का हमारा स्टेट के लिए क्या मतलब है, आपको पता चलेगा। तो कई चीज़ है, इसका एक अपना अपना जिम्मेदारी होता है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट, सब कहते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो जमाना हमने देखा है जब ढूंढ ढूंढ के नौकरी देता था, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था नहीं। ढूंढ ढूंढ के क्लास 5 पास है, 6 पास है, जल्दी आ जाओ ये नौकरी करो, ढूंढ के देना पड़ता था। आज जमाना बदल चुका है। आज नौकरी डिग्री से नहीं मिलता है। डिग्री तो क्वालिफिकेशन के लिए है कि आप उस योग बन गया है, लेकिन आपको नौकरी मिलेगा आपका स्किल्स है, और उसके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे लाना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लगभग हर एक आदमी अपना बच्चों को पढ़ाता ही आजकल तो। गरीब से गरीब आदमी में बच्चा को तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता है तो भी वो चाहता है कि हमारा बच्चा आगे जाकर के कुछ बने। लेकिन ये होगा कैसे? बोलने से तो होगा नहीं, नौकरी चाहिए बोलने से तो होगा नहीं। आज तो हमारा यहाँ युवा नहीं, कभी युवा सम्मेलन में मैं कहना चाहता हूँ, कुछ तो हम लोग अपना नज़रिया, काम करने का तरीका को भी बदलना होगा, और कुछ अपॉर्चुनिटीज हमको क्रिएट करना होगा। नौकरी कैसे पैदा होता है? नौकरी तो सरकार कितना नौकरी दे सकता है? सरकार अरुणाचल में तो सरकार ने जितना नौकरी दिया है वो एवरेज जितना होना चाहिए उससे डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा है वो तो पब्लिक के लिए होता है ना, वो सैलरी में देगा तो फिर डेवलपमेंट कैसे करेगा? गवर्नमेंट का पैसा से दवाई भी खरीदना है, रास्ता भी बनाना है, बिजली भी पैदा करना है, चावल भी खिलाना है, मेंटेनेंस करना है। सारा गवर्नमेंट का पैसा जो है गवर्नमेंट नौकरी करने वालों को दरमा दे के रख देगा तो स्टेट को कौन चलाएगा? आज गवर्नमेंट का सैलरी कंपोनेंट इतना ज़्यादा है अरुणाचल में, क्योंकि जिसको भी मंत्री बनाता है, डायरेक्टर बनाता है, चीफ इंजीनियर बनाता है, प्रेशर इतना आता है आपका रिलेटिव फैमिली से कि आप अभी चीफ इंजीनियर बन गया है, अपना किसी आदमी को किसी तरह से पियोन में डाल दो, किसी को आप एलडीसी डाल दो। इसलिए तो बहुत गड़बड़ भी होता है। देखो, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इलीगल काम करने लग जाता है आदमी। अभी भी मैंने सुना है कुछ इलेक्शन से पहले, और कई केस सामने में आया कि इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है डिपार्टमेंट में। कभी कभी तो मजबूरी में इलेक्शन का दृष्टि से इलेक्शन का कोई फायदा उठाने के लिए भी लीडर लोग ये करता है। लेकिन जब से एसएसबी बना है काफ़ी गवर्नमेंट से प्रेशर जो उठ गया है। लेकिन सच्चाई में देखा जाएगा तो गवर्नमेंट नौकरी पैदा करने के लिए नहीं होता है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और वहाँ जो प्लेयर होता है वो नौकरी पैदा करता है। इसलिए जो गवर्नमेंट नौकरी भी बोर्ड कमीशन के माध्यम से ही होना चाहिए। हम लोग मंत्री, एमएलए, मिनिस्टर बनाए नौकरी देने के लिए नहीं, नौकरी क्रिएट करने के लिए। हम अगर हमको नहीं मालूम ना कौन बेस्ट टीचर होगा, वो तो जो कमीशन में जो एक्सपर्ट लोग उसको मालूम है। तो इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो इशू आगे आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है, आप लोग देख लीजिए। हर साल कितना ग्रेजुएट्स और आ रहा है, कितना लोग अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग पास करके आ रहा है। ये जो चैलेंजेस है उसको फुलफिल करने के लिए सबसे बड़ा तरीका है हम लोग को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। आज हमारा अरुणाचल प्रदेश में कोई भी बाहर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बड़ा कारखाना लगाने के लिए क्यों नहीं आता है? कई कारण है, उतना लंबा बोलने का जरूरत नहीं। लेकिन एक तो कोई आदमी 1 लाख करोड़ अरुणाचल में इन्वेस्ट करेगा नहीं, क्योंकि जमीन तो हम लोग दे नहीं सकता, ये तो ट्राइबल स्टेट है। तो यहाँ अभी हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर लोग का कंपटीशन है। आंध्र प्रदेश सीएम बोलता है कि मेरा यहाँ 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करो, हम जमीन फ्री में देगा, पानी बिजली सब कुछ फ्री देगा। अभी पेमा खांडू साहब डिक्लेयर कर देगा कि फैक्ट्री लगाओ, जमीन फ्री देगा बोले से तो पेमा खांडू साहब को हटा देगा चीफ मिनिस्टर पोस्ट से यहाँ में, क्योंकि यहाँ माहौल बना नहीं है अभी। क्योंकि लोगों को एक तो नौकरी चाहिए बोलता है, फिर बोलता है हम जमीन नहीं देगा, फिर तो रास्ता बनाओ,
बोलते फिर रास्ता मेरा खेती से मत बनाओ बोलते। तो हम बीच में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए हमारा पास रेस्ट्रिक्शन भी इतना ज़्यादा है और डिमांड भी इतना ज़्यादा है। उस प्रेशर में सरकार को काम करना पड़ता है। आज के दिन में अगर बड़ा बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 लाख करोड़ का अगर लग जाए हमारा अरुणाचल प्रदेश में, उसमें लगभग 20,000 युवाओं को नौकरी एक ही उसमें दे सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन कम है। अगर 20,000 युवाओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा तो हमारा 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन ऐसा परिस्थिति हमारे पास नहीं है। इवन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जोन बनाना भी अरुणाचल में इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि लैंड जो है हमारा ट्राइबल का राइट्स है। यहाँ हम लैंड सेल कर ही नहीं सकते बाहर का आदमी को। तो जब बाहर आदमी को हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जमीन नहीं दे सकता है, तो फिर क्या इंसेंटिव है हम लोगों को इन्वाइट करने के लिए। इसलिए चीफ मिनिस्टर का कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टर का अपना स्टेट में बुला सकता है। तो हमारा सीएम साहब बुला ही नहीं सकता है। सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिट और 1-2 बड़ा जो कोई हाइड्रो पावर का कोई जो कंपनी वगैरह होगा उनको बात कर सकता है। और नौकरी क्रिएट करने के लिए तो ज़्यादातर तो प्राइवेट ही कर सकता है। और 1-2 लोग आते हैं बस, ये फेरोई स्टील बनाने का टर्शरी एक्ट है वो काम करने का आता है। उसमें लोकल कॉन्ट्रैक्टर के साथ पार्टनरशिप करके छोटा मोटा लगाता है, उससे मुश्किल से 40-50 नौकरी पैदा कर पाता है। तो इसीलिए अब अरुणाचल को फ्रेंडली बनाने के लिए कम से कम अगर हम जमीन का लॉ नहीं बदल सकता है, हम अपना बिहेवियर को तो चेंज कर सकता है। हम इतना तो करें कि कल को कोई इन्वेस्टर ईटानगर में आएगा, कोई भी ऑफिसर भारत सरकार का हो या कहीं का भी हो, जब ईटानगर में आएगा या अरुणाचल का किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, उसको फील होना चाहिए कि भले ही लोकल कानून स्ट्रॉन्ग है मगर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं एक्स्ट्रा पैसा लगाऊंगा लेकिन मैं अरुणाचल में ही पैसा लगेगा। ऐसा फीलिंग हम लोग कराना पड़ेगा हमारा बिहेवियर से। अगर हम आते पहुंचते साथ साथ तुम कहाँ से आया, तुम यहाँ क्या करने आया, हम सीधा क्वेश्चन करेगा तो फिर जो सोचता है वो भी बदल जाएगा और चला जाएगा। बोले यहाँ तो हम क्यों रहेगा भाई, इतना हमको धमकी दे रहा है। हम लोग का बिहेवियर, हम लोग का कैरेक्टर ही हमारा फ्यूचर को तय करेगा। आप ये लिख के रखिए। और मैं तो सीएम साहब को भी सजेस्ट करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कौन ज़्यादा इन्वेस्ट पब्लिक बुला सकता है, बाहर से टूरिस्ट बुला सकता है या इन्वेस्टर बुला सकता है या कारखाना लगाने के लिए कौन ज़्यादा अट्रैक्ट मतलब लुभा के अट्रैक्ट करके खींच के ला सकता है, वो कंपटीशन यहाँ लगाना चाहिए ताकि एक पॉजिटिव कंपटीशन अपना स्टेट के अंदर में लग जाए। तो बाद में उससे काफ़ी लेसन भी मिलेगा कि देखो एक आदमी ने खराब किया हमारा सारा डिस्ट्रिक्ट का वो जो है इमेज बर्बाद कर दिया, तो प्रेशर पड़ेगा समाज। यहाँ एनजीओज जो स्पेशल कम्युनिटी के लीडर लोग हैं उनको इसमें हम लोग लाना पड़ेगा कि भाई एक आदमी का वजह से हमारे स्टेट का इमेज को खराब मत करो, क्योंकि एक इंसिडेंट से सारा इन्वेस्टर को भगा सकता है। कभी कभी मैं इन्वाइट करता हूँ ऐसे सिंपल एक टूरिस्ट आएगा, कम से कम 20,000 तो खर्चा करके जाएगा, उसे एक फैमिली तो पालता है, इनडायरेक्टली बहुत फायदा होता है। मैं टूरिस्ट बुलाता हूँ तो कोई आसाम का एक बार मुझे बोला कि सर आपने तो इन्वाइट किया, हम गया तो कहा एक जगह नाम भूल गए एग्जैक्टली, हमारे गाड़ी को लोकल आदमी ने तोड़ दिया बोला। तो हम तो अभी दोबारा जाने मन नहीं, आप तो जाओ बोलते हैं अरुणाचल इतना सुंदर है, लेकिन वो रास्ता में इतना झगड़ा किया, मेरा गाड़ी वाड़ी तोड़ दिया और हम तो टूटा फूटा गाड़ी लेके वापस जाना पड़ा। आसाम का है। तो इस प्रकार का छोटा छोटा घटना होता है, मगर ये हमारा स्टेट का इमेज को लेकर के कितना मुश्किल से यहाँ म्यूजिक फेस्टिवल कुछ एडवेंचर फेस्टिवल मनाने के लिए करता है। एक आदमी पी पा करके पूरा फेस्टिवल खराब कर देगा तो कितना नुकसान बात है। इसलिए सामाजिक हमारे लेवल में, सोशल लेवल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आगे जा करके हमारा स्टेट जो है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं बनेगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बनेगा, हमारा यहाँ में कल्चरल डेस्टिनेशन नहीं बनेगा। अब फिल्म सेंटर देखो, हमने इतना मेहनत करके फिल्म इंस्टीट्यूट खुलवाया, उससे हमारे यंग टैलेंट्स, ये आप सोचिए छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, ये कहीं नहीं नॉर्थ ईस्ट में, ये इंडिया में पुणे में है फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट एक्टिंग का। उसके बाद में कलकत्ता में एक है, अभी ये है
जो ईटानगर वो जोते में बन रहा है। ये हमारे लोग इतना मालूम नहीं है, इतना बड़ा सेंटर, और ये लाने में क्या किया वो कहानी मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि दूसरा स्टेट वाला सुन के नाराज हो जाएगा। कितना मुश्किल से हम लाया, लेकिन इससे जो टैलेंट आने वाला है, आर्ट, कल्चर, ड्रामा, ड्रामेटिक्स वगैरह में अभी अरुणाचल का टैलेंट निकल रहा है धीरे धीरे। उन लोगों के प्लेटफॉर्म, अरुण प्रभा चैनल खोला है, वहाँ फिल्म टेलीविजन में अपना मूवी भी बना करके जो लोग टैलेंट दिखाना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरे पास कितना NGOs आता है, कभी कभी 4-5 आदमी मिल के भी एक नाम रखता है, ऑल अरुणाचल प्रदेश वेलफेयर कुछ करके आ जाता है। अभी तो कोई तो अरुणाचल पार हो गया, 4-5 यहाँ एक कॉलोनी का है, बोलता है कि ऑल नॉर्थ ईस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन करके आ जाता है तो ये इसी एक कॉलोनी का 4-5 लोग। तो ये क्या होता है, इससे कुछ फायदा नहीं। आपका टैलेंट और आपका कोई बड़ा योगदान नहीं होता इसमें, ये वेस्टेज है, आपका भी समय बर्बाद है और समाज का भी। उसके बदले में काम करो। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, अरुणाचल आदमी तो लकी है, सबको बस जमीन है, जॉबलेस मत बनाओ। ठीक है, आप इंजीनियरिंग पढ़ाई किया, आपको नौकरी नहीं मिला तो आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं, जॉबलेस मत बोलो। कुछ ना कुछ काम जरूर है सबके पास, बस मेहनत करना है। अगर हम ये बोलेगा कि मैं तो क्लास 12 पास हूँ, मैं ईटा नहीं पकड़ूंगा, मैं तो क्लास 12 पास हो चुका हूँ, मैं इलेक्ट्रिक वायर को मैं नहीं छूऊंगा, मैं इलेक्ट्रिक पोल को कंधा में नहीं रखूंगा, अगर ये बोलेगा तो फिर आपके लिए कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं अभी देखो, मैं मिनिस्टर होने के नाते अगर मैं एक कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनर चाहिए मेरा ऑफिस में, मैं एक अरुणाचली लड़का को एम्प्लॉय करना चाहता हूँ, नहीं मिलता है तो मुझे मजबूरन से दूसरा को लाना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयबिलिटी का दृष्टि से आप अलग अलग रास्ता चुनिए, आप एम्प्लॉयड हो जाएगा। लेकिन वो छोड़ के हम लोग ग्रुप बना करके धमकी दे करके वो किसी मिनिस्टर से काम लेने के लिए हम RTA फाइल करेगा, फिर धमकी देगा कि आप काम देगा तो हम RTA विड्रॉ करेगा, ऐसे बोलने से तो होगा नहीं। लेकिन RTA करने वाला भी प्रोफेशनली RTA करना चाहिए, और सिविल सोसाइटी का नाम से जो लोग काम करते हैं बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि डेमोक्रेटिकली आवाज़ हर जगह में उठना चाहिए। ये फेसबुक वगैरह जो सोशल मीडिया में दिन भर एक दूसरे को जो गाला गाली करते रहता है, आप बताइए उससे क्या मिलता है? बताइए, अच्छा चीज शेयर करो ना, नॉलेज शेयर करो। सोशल मीडिया बनाया है इसलिए सोशल कनेक्टिविटी के लिए, सुविधा के लिए, ये गाली के लिए नहीं बनाया। नकली अकाउंट खोल के आपका लीडर को गाली देते रहेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, उससे 1 रुपया का लाभ नहीं होगा समाज में। आपका अगर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहता है तो उस प्लेटफॉर्म में कई अच्छा चीज है, इस्तेमाल कीजिए। उसी में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कई चीज आप सोशल मीडिया से सीख सकता है इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन बड़ा नॉलेज तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करता है वो निगेटिविटी आपको खुद को पढ़ाएगा। 24 घंटे दूसरा को गाली देते रहेगा, वो आपका जिंदगी कैरेक्टर बन जाएगा। सेलिब्रेशन, मैं तो हमेशा पॉजिटिव साइड को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। निगेटिव किसका नहीं होता है, इंसान गलती हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव बहुत होता है। आखिरी में मेरा एक ही मैसेज है, इलेक्शन हो गया, पॉलिटिकल बैटल जो होता है वो इलेक्शन के लिए होता है, वो हो गया। अब हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। मैंने कभी भी मेरे जिंदगी में मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ता है उसके बारे में मैं बात करता ही नहीं हूँ। ये मेरा सोच में भी नहीं है, मेरे कैरेक्टर में भी नहीं है। क्यों, मैं दुश्मन थोड़ी है। हम डेवलपमेंट कौन ज्यादा कर सकते हैं उसी का ही हम लोग का कंपटीशन है। इसमें थोड़ी ना हम उसको एकदम मर्डर करेगा और बर्बाद कर देगा, इसका लड़ाई तो नहीं है ना। इसलिए जितना इशू मेरे खिलाफ मैं बोला है इस बार इलेक्शन में, मैं बिल्कुल उसको खराब नहीं पाता हूँ और मैंने जवाब भी नहीं दिया। पर्सनली मैं बोलता हूँ कि जब 1 to 1 मिलता है तो मैं तो थोड़ा सा आउटस्पोकन है, जो हमको अच्छा नहीं लगता मैं बोल देता हूँ। लेकिन जो कॉमनली जो पब्लिक का कंजम्पशन के लिए मैं कभी भी नहीं बोलता। जो भी इशू इस बार मेरे खिलाफ मैं इलेक्शन में बोला है मैं अभी भूल चुका हूँ, और उस समय भी मैं दिल में नहीं रखता हूँ। मेरा इशू नहीं था। आप लोग देखा होगा इस बार इलेक्शन में जो मेरा खिलाफ चुनाव में जो बोला था वो मेरे से कोई लेन देन नहीं था, लेकिन सब इशू बनाया। फिर भी हमने उसको ग्रेसफुल एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ
कि पब्लिक ने प्यार करके ब्लेसिंग करके नेता बनाया, तो भले इशू मेरा हो या ना हो, मुझे नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा, इसलिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। डायरेक्टली हमसे रिलेटेड नहीं हो सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब बड़ा पेड़ होता है तो छत्र छाया में काफ़ी लोग होता है, तो उसको सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। और अंत में मैं अपना गवर्नमेंट के सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब दोनों का तालमेल में जो चल रहा है, और उनके कैबिनेट साथी काफ़ी यहाँ है, सीनियर लीडर है, मैं कमिटमेंट देना चाहता हूँ कि जो 2024 तक भारत सरकार से जो जितना समर्थन जो मदद मिला है, आगे एकदम डबल उससे में ज़्यादा समर्थन भारत सरकार से मिलेगा। मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, तो मेरा रोल देश को सेवा करते करते अपना प्रदेश को और आगे ले जाने का कमिटमेंट के साथ आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।